डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन। प्रदेश भर से आए फरियादियों से की मुलाकात। हर पीड़ित की समस्या के समाधान के लिए दिए निर्देश। सीएम योगी ने कहा, अपराधियों के लिए यूपी में जगह नहीं, पुलिस करे सख्त कार्रवाई। अवैध कब्जे से जुड़े मामलों में दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने संभाली कमान। लखनऊ में निकला भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक भव्य रोड शो में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नए प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने कहा, परीक्षा का इंतजार करिए, 2027 में युवा शानदार परिणाम देंगे। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में याचिकाकर्ता फलाहारी महाराज का दावा। हिंदू पक्ष न्यायालय के बाहर समझौते के लिए तैयार। मुस्लिम पक्ष को 10 एकड़ जमीन और अलग स्थान पर मस्जिद निर्माण खर्च देने की पेशकश। नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। पड़ोसी देश नेपाल एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर पिछले 3 दिनों में 3 आत्मदाह की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके बाद नेपाल के युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। नेपाल में सुलगा यह जन आक्रोश एक बार फिर सड़कों पर आ चुका है। बिगड़े हालात को देखते हुए नेपाल सरकार ने अपनी राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और गृह मंत्रालय के सुरक्षा विश्लेषकों द्वारा एक सीक्रेट रिपोर्ट तैयार कराई है। आपको बता दें कि 9 जुलाई 2026 को काठमांडू के पासपोर्ट विभाग के बाहर 25 साल की राइडर गणेश नेपाली का म्युनिसिपल पुलिस से नो पार्किंग जुर्माना को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह कर लिया। 10 जुलाई को गणेश की अस्पताल में मौत हो गई। गणेश नेपाली की मौत के बाद आक्रोश की लहर फैली ही थी कि सर्लाही और सिरहा जिलों में 2 और युवाओं ने बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के चलते खुलेआम सार्वजनिक तौर पर खुद को आग लगा ली। नेपाल में इन 2 युवाओं की मौत हो चुकी है, जबकि एक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, जिसके बाद नेपाल की जनता अपने पीएम से इस्तीफा मांग रही है। 2023 में प्रेम प्रसाद आचार्य नाम के युवा ने संसद के सामने आत्मदाह किया था। तब काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह ने इसे राज्य की सबसे बड़ी विफलता कहा। आज जब बालेन शाह खुद पीएम है तो वही लोग उन्हें तराजू उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। काठमांडू के माइती घर मंडला में हजारों की संख्या में यूनाइटेड नेशनल लैंडलेस सैंडलर्स फ्रंट और जेएनजी कार्यकर्ता पुलिसिया लाठीचार्ज के बावजूद डटे हैं। इस गुस्से के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, मेयर रहते हुए बालेन शाह ने काठमांडू को साफ करने के लिए अवैध बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों और स्ट्रीट वेंडर्स पर बुलडोजर चलवाया था। पीएम बनने के बाद बालेन शाह ने यह अभियान पूरे देश में लागू कर दिया, जिससे 15,000 से अधिक लोग बेघर हो गए। हाल में ही भारी बारिश के कारण कीर्तिपुर के होल्डिंग सेंटर, यानी जहां इन बेघरों को रखा जाता है, होल्डिंग सेंटर में पानी भर गया। जब जेएनजी के युवा कार्यकर्ता उनकी मदद के लिए पहुंचे तो प्रशासन का विरोध करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें बर्बरता से लाठियों से पीटा। दूसरा कारण, बालेन शाह ने रिफॉर्म और जॉब्स का वादा किया, लेकिन 100 दिन बीत जाने के बाद भी जमीनी स्तर पर कोई नई नौकरियां नहीं पैदा हुई। युवा खुद को अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तीसरा कारण, संसद के सत्र में प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सीमा विवाद पर ऐसे बयान दिए जिसे विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना माना। इसके कारण सरकार की कूटनीतिक अपरिपक्वता पर सवाल उठे और आंतरिक स्तर पर उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हुई। हालांकि बालेन शाह सरकार ने चौतरफा गिरने के बाद रविवार देर रात गणेश नेपाली के परिवार के साथ एक 9 सूत्री समझौता किया, जिसके तहत उन्हें शहीद का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पत्नी को सरकारी नौकरी और बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। लेकिन यह केवल एक मरहम है, घाव का इलाज नहीं। नेपाल का यह संकट साबित करता है कि क्रांति से सत्ता पाना आसान है, लेकिन वादों को जमीन पर उतारना बेहद कठिन।
नेपाल इस समय एक गंभीर प्रशासनिक बदलाव और फिर से राजनीतिक अस्थिरता के मुहाने पर खड़ा है। नेपाल सरकार को यह अंदेशा है कि ताजा विद्रोह के पीछे भारत, चीन या अमेरिका जैसे देशों का हाथ हो सकता है। इसके लिए नेपाली खुफिया एजेंसियों ने एक सीक्रेट रिपोर्ट भी तैयार की है। आपको बता दें कि नेपाल में 3 दिन में 3 आतंकवाद और जेनजी के नए विद्रोह ने इस समय इन घटनाओं को लेकर नेपाल को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। खुफिया रिपोर्टों की माने तो काठमांडू में विद्रोह विदेशी शक्तियों के हाथ और नेपाल के राजनीतिक दलों की गहरी साजिश का नतीजा बताया जा रहा है। 2025 की जेनजी क्रांति में बुरी तरह से शिकस्त झेलने वाली पुरानी पार्टियां यानी शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाले नेकपा एमाले इस समय पर्दे के पीछे से बेहद सक्रिय हैं। विपक्ष संसद और सड़कों पर बालेन शाह की प्रशासनिक और बहुहिंसा का निशाना बना रहा है ताकि उनकी लोकप्रियता को खत्म किया जा सके। वैसे यह आंदोलन किसी केंद्रीय नेता के इशारे पर नहीं चल रहा है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो 2025 के सोशल मीडिया बैन के बाद युवाओं की ताकत बनने, वही असंतुष्ट युवा गुट खुद को इसी के जरिए दोबारा लामबंद कर रहे हैं। नेपाल हमेशा से भारत, चीन और अमेरिका की जियोपॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता का अखाड़ा रहा है। यही वजह है कि अब जब भी वहाँ कोई अस्थिरता होती है तो इन तीनों शक्तियों पर उंगलियां उठती हैं। हकीकत यह है कि नेपाल में कोई भी बड़ा हिंसक विद्रोह या अराजकता सीधे भारत के सीमावर्ती राज्यों जैसे बिहार, यूपी, उत्तराखंड की सुरक्षा को प्रभावित करती है। इसीलिए भारत इस अस्थिरता को हवा देने की गलती कभी नहीं करेगा, न करता है। वहीं चीन ने भी सीधे तौर पर इस तरह की जन विद्रोह को चीन ने कभी भी खुला समर्थन नहीं दिया, क्योंकि जेनजी आंदोलन का रुख चीन की कम्युनिस्ट कार्यप्रणाली की तरफ भी कभी भी आक्रामक हो सकता है। अमेरिकी प्रशासन का भी ध्यान सीरिया और खाड़ी देशों के संकटों पर ज्यादा है। नेपाल के आंतरिक आंदोलन में अमेरिका का सीधे हस्तक्षेप करने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है अब तक। नेपाल का मौजूदा संकट क्रांति बनाम शासन का क्लासिक उदाहरण है। जिस युवा पीढ़ी ने पारंपरिक भ्रष्टाचार से तंग आकर बालेन शाह को कुर्सी सौंपी थी, वह अब तत्काल नतीजे चाहती है, जिसमें बालेन शाह फेल हो रहे हैं। भले ही आंदोलन की शुरुआत युवाओं के असली दर्द और गुस्से से हुई हो, लेकिन नेपाल की पुरानी और पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां जैसे नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट धड़े अब इस मौके का पूरा फायदा उठाने की ताक में हैं। वे बैक स्टेज से इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं ताकि बालेन शाह की लोकप्रियता को पूरी तरह से मटिया मेट किया जा सके और देश को समय से पहले मध्यावधि चुनाव की तरफ ढकेला जा सके। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, डॉक्टर अजिताभ, नेपाल मामलों के जानकार, और डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार। संजीव जी, पहला सवाल आपसे। नेपाल की खुफिया रिपोर्ट यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने बताया कि भारत, चीन और अमेरिका जैसी भारी शक्तियों पर नजर बना के रखनी होगी, जबकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल रहा। ऐसे में क्या आपको लगता है कि बालेन शाह सरकार अपनी प्रशासनिक नाकामियों और आंतरिक बेरोजगारी के मोर्चे पर ध्यान भटकाने के लिए इस फॉरेन हैंड के नैरेटिव का इस्तेमाल एक ढाल के रूप में कर रही है? देखिए, किसी भी राष्ट्र की जो एजेंसीज हैं उनको अपने राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा को बनाए रखने के संदर्भ में अनेकों कंसर्न्स होते हैं, अनेकों चिंताएं होती हैं। हर एक राष्ट्र, हम अपने राष्ट्र में भी इस बात के ऊपर नजर रखते हैं कि अमेरिका की एजेंसीज क्या कर रही हैं, रशिया की एजेंसीज, चाइना की एजेंसीज क्या कर रही हैं, सबके ऊपर एक वॉच रखी जाती है। तो ये कोई अनयूजुअल नहीं है और ये मेरा मानना है कि कोई भी सरकार ऐसा इस तरीके की एक वॉच, एक मॉनिटरिंग, एक सर्विलांस अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के संदर्भ में रखती है। लेकिन जहां तक बालेन शाह की सरकार का प्रश्न है, तो बालेन शाह की सरकार एक युवाओं की सरकार है और एक जेनजी आंदोलन से उपजी हुई एक राजनीतिक शक्ति है और जिसको कि अभी थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। इसके ऊपर कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना
अभी जल्दीबाजी होगी। और जो काठमांडू के जो लोग हैं वर्तमान समय में जो कि सेटलमेंट्स की जो वहाँ की समस्या है उसको जिस तरीके से सरकार डील कर रही है, जाहिर है कि उसे उसमें संवेदनशीलता दिखानी होगी। जी हमारे उन साथ जो डॉक्टर अजिताभ मौजूद हैं। एक विशेषज्ञ तौर पे आपसे जानना चाहते हैं कि क्या यह संकट पूरी तरह से नेपाली पीएम बालेन शाह की प्रशासनिक अनुभवहीनता का परिणाम है और आने वाले समय में नेपाल के भविष्य पे इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ेगा? जी देखिए प्रसून जी, ये जो जन आकांक्षा लेके वो आए हैं और जो जनता का विश्वास उनको मिला है, निश्चित रूप से खास करके जो जेनजी है, युवा वर्ग है, वो तो उनसे एक्सपेक्ट करेगा। और ये नूडल्स वाला जमाना, मैगी का जमाना है, 2 मिनट में रिजल्ट चाहते हैं। इतनी आसानी से धरातल पर चीजों को उतारना इतना आसान नहीं होता। तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी हड़बड़ाहट होगी, जल्दीबाजी होगी कि बालेन शाह के नेतृत्व पे या उनके जो कामकाज पे एक उंगली उठाना, एक क्वेश्चन मार्क करना। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो जनता ने जिस तरह से उनको अपार जन समर्थन दिया है, तो उम्मीद तो बांधी उन्होंने ही बधवाई है। और उन्होंने 100 दिन का एक एजेंडा बाजाबता 100 पॉइंट दिया था कि ये चीजें हम करेंगे। अगर उस पे नहीं करेंगे और उसके बदले में एक तानाशाही रवैया अपनाएंगे, जो प्रशासन की जिम्मेवारी है उससे प्रशासन तो भाग नहीं सकता। आपने अभी खुद बताया कि 2023 में ऐसे ही एक वाकयात में उन्होंने खुद लिखा था कि ये स्टेट का फेल्योर है। तो अभी अगर 3 दिन में 3 आत्मदाह हो रहे हैं और इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पे अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो निश्चित रूप से सरकार अपनी जो जवाबदेही है उससे भाग नहीं सकती। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना भी, जनादेश का सम्मान करना, ये बालेन शाह जी की एक आप कह लीजिए कि उनके शासन नैतिक मजबूरी है। डॉक्टर सुनील जी हमारे साथ मौजूद, डॉक्टर सुनील कौशिक जी, चौतरफा घेरने के बाद रविवार देर रात बालेन शाह सरकार ने मृतक गणेश नेपाली के परिवार के साथ एक 9 सूत्री समझौता किया है, जिसके तहत उन्हें शहीद का दर्जा देने और नौकरी देने की बात उनकी पत्नी को कही गई है। लेकिन क्या एक के बाद एक आत्मदाह के बीच इस तरह के समझौते कोई वास्तव में स्थायी मरहम है या अस्थायी मरहम है? एक पत्रकार के तौर पे क्या लगता है कि क्या बालेन शाह उस जेनजी युवा पीढ़ी का भरोसा वापस जीत पाएंगे जिसने उन्हें अर्श पर बैठाया था, या अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? जी तो शुक्ला जी, शहीद का दर्जा देना तो मैं नहीं मानता, इस बात से सहमत नहीं हूँ। घर वाले किसी व्यक्ति को नौकरी देना, बच्चों को एजुकेशन फी देना तो सरकार की बात हो सकती है, लेकिन यदि आंदोलन से किसी की मौत हो जाए उसको शहीद का दर्जा देने लगेंगे तो बहुत दिक्कत सरकार में आ जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है शुक्ला जी, सत्ता चलाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान सत्ता चलाना नहीं है। और जब जो भी सुनील कौशिक जी, आप बेहद अहम बात बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रशासनिक विफलता के कारण कोई मौत होती है तो उसको आप शहीद का दर्जा नहीं दे सकते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, यही मजबूरी हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि किस मजबूरी के कारण प्रशासनिक विफलता के चलते अगर किसी की मौत होती है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। तो क्या यह समस्या का समाधान निकाला जा रहा है या फौरी तौर पे राहत? जी, ये फौरी तौर पर राहत के ही मेजर्स हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सुनील जी से सहमत हूं कि ये इस तरीके का शहीद का दर्जा दे देना जो कि सेना के जो द्वारा सैनिकों के द्वारा जो बलिदान दिया जाता है या जो राष्ट्र के रक्षा के संदर्भ में जो बलिदान दिया जाता है उस संदर्भ में ये प्रावधान है। लेकिन इसको आंदोलनकारियों को दे देना ये जल्दीबाजी में लिया गया स्टेप है और वो कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से संतुष्ट करने के लिए अनेक जो जल्दीबाजी में उठाए गए मेजर्स के तहत है, जो कि नहीं किया जाना चाहिए। संजीव श्रीवास्तव जी, अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस उग्र राष्ट्रवाद को लेकर बालेन शाह बढ़ रहे थे, क्या वह उनके गले की हड्डी बन चुकी है? बात कर रहे हैं नेपाल में भड़के विद्रोह के नई लहर की। संजीव श्रीवास्तव जी इस मुद्दे पे हमें बताएंगे कि नेपाल के पीएम बालेन शाह पर घरेलू मोर्चे पर 15,000 लोगों को बेघर करने का आरोप लग रहा है। नौकरियां देने के वादे में फेल होने के बाद क्या जानबूझकर उग्र राष्ट्रवाद का कार्ड खेला गया?
जो अब बालेन शाह पर ही उल्टा पड़ गया है। देखिए प्रसून जी, जैसा कि मैं कह रहा था कि बालन शाह की जो सरकार है वो युवाओं की सरकार है और इसमें जाहिर है कि अनुभवहीनता भी है, प्रशासनिक रूप से वो गलतियां भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समय अभी दिया जाना चाहिए और संवेदनशीलता वो अवश्य दिखाने की उन्होंने कोशिश की है। जैसा कि आपने बताया कि ये जो शहीद का दर्जा इत्यादि देना, वो उसको कहीं न कहीं एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और गणेश नेपाली जी के परिवार के साथ जो संपर्क हुए, जो इस तरह की सहमतियां बनी हैं, वो सब कुछ इस सरकार के संवेदनशीलता को अवश्य दर्शाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि बालन शाह जो कि काठमांडू के मेयर भी रहे हैं और अब प्रधानमंत्री हैं, तो उनको जो भी इवेक्शन इत्यादि किए जा रहे हैं उसके बारे में और अधिक तरीके से, जिम्मेदारी भरे तरीके से ही मेजर्स उठाने होंगे। डिग्निफाइड तरीके का ही ये जो रीसेटलमेंट है वो करना होगा। यदि लोग कहीं होल्डिंग सेंटर्स में हैं, किसी डिटेंशन सेंटर इत्यादि में है और वहां पर बाढ़ की स्थितियां पैदा हो रही हैं, या ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है कि वो कहाँ जाएं, वो होल्डिंग सेंटर्स के बाद उनको कहा जा रहा है कि आप उसको भी छोड़ दें, तो ये जो स्थितियां हैं वो कहीं से भी डिग्निफाइड रीसेटलमेंट, यही संवेदनशीलता है जिसकी अपेक्षा नेपाल की सरकार से की जाती है, लेकिन अब जनता उस संवेदनशीलता को नहीं पाकर भड़क रही है। डॉक्टर अजिताभ हमारे साथ मौजूद हैं। खुफिया रिपोर्ट या कहें नेपाल की सरकार की बनाई गई स्क्रिप्ट के मुताबिक शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और केपी शर्मा ओली की पार्टी जो 2025 में बुरी तरीके से हारी थी, वे इस समय बैक स्टेज से इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। सवाल है कि क्या यह मौजूदा आंदोलन वास्तव में एक स्वतः स्फूर्त युवा आंदोलन है या नेपाल का डीप स्टेट युवाओं की वास्तविक लाचारी का इस्तेमाल करके बालन शाह को राजनीतिक रूप से खत्म करने या देश को समय से पहले मध्यावधि चुनाव की ओर ढकेलने का एक प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है? देखिए प्रसून जी, जो प्रॉब्लम है वो तो अपनी जगह है। निश्चित रूप से युवाओं की उम्मीद बालन शाह की सरकार से बहुत ज्यादा है और जिस तरह का सब्जबाग दिखा के वो आए हैं सत्ता में, तो लोग उससे और खास करके जेनजी उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो प्रॉब्लम सोल्वर बने, लेकिन वो पार्लियामेंट से भागते नजर आए हैं, जनता से विमुख होते नजर आए हैं। तो ये उनकी एक, मैं कहूंगा, विवशता है और अपरिपक्वता है। लेकिन दूसरी तरफ जो पारंपरिक पार्टियां हैं निश्चित रूप से उस समय का फायदा उठाएंगी, चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो या जो कम्युनिस्ट पार्टीज के लोग हैं, निश्चित रूप से वो इससे चाहेंगे कि जनता का समर्थन मिले और खास करके युवाओं को इससे थोड़ा सा बरगलाया जाए, उनको हटाया जाए, सो दैट की मध्यावधि चुनाव ये तो नेपाल में होता रहा है, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक उनकी परिपक्वता है और जिस तरह से वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं अपने प्रेशर को, और दूसरी तरफ जो उनके विपक्षी दल है वो इसका फायदा उठा के और युवाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश। डॉक्टर अजिताभ, आपसे यह जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की खुफिया रिपोर्ट नेशनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जो नेपाल का खुफिया विभाग है, उसकी तरफ से एक रिपोर्ट आती है, उसमें बताया जाता है कि बालन शाह जी तो ठीक काम कर रहे हैं, असल में जो विद्रोह हो रहा है उसके पीछे नेपाल के पुराने राजनीतिक दल हैं और भारत, चीन और अमेरिका का भी नाम ले लिया जा रहा है। तो इससे सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह का नैरेटिव खड़ा करके क्या बालन शाह को राहत मिलेगी कुछ? देखिए, ऐसा अपनी विफलता को ये सिर्फ छिपाना और दूसरे पे मढ़ना, ये कोई स्केपगोट खोजना है, इससे उनको कोई विफलता को छिपा नहीं सकते। सोशल मीडिया का जमाना है, जिनजी 24/7 जो है वो देख रहा है उनको, तो अब ये किसी दूसरे पे मर देना, उससे उनको छूट नहीं पाएंगे, उनको परफॉर्म करना होगा। और ये ध्यान दीजिए, ये जो जेनजी का जमाना है और सोशल मीडिया के जमाने में राजनीतिक दलों को 24 घंटे 365 दिन अपने एक पैरों पे खड़ा होना रहता है, अपने को प्रूव करना रहता है, शासन चलाना, सत्ता संभालना और खास करके समयबद्ध डिलीवर करना इतना आसान नहीं होता है। सब्जबाग वो भले दिखा लें, ये कसौटी पे उनको खड़ा उतरना उनके लिए एक चैलेंज तो है, खास करके जब पुरानी पार्टियां इतने लंबे समय से वहां पे रूल करती रही हैं।
तो उनको परेशानी तो होगी, लेकिन जनता के साथ अगर वो चलेंगे, जन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, तो निश्चित रूप से जेनजी भी उनके साथ खड़ा मिलेगा। प्रशासनिक चुनौती है, मनसा भले से आपकी अच्छी हो, लेकिन आपकी योजनाएं अगर जमीनी स्तर पर नहीं आकार लेती हैं तो इसका खामियाजा उठाना पड़ता है, जो बालेंद्र शाह उठा रहे हैं। सुनील कौशिक जी, एक वरिष्ठ पत्रकार की नजरिए से आपको क्या लगता है कि 2025 की क्रांति में बुरी तरह से शिकस्त झेलने वाली शेर बहादुर देवबा और केपी ओली जैसी पुरानी ताकतें इस जेनजी के गुस्से को प्रॉक्सी वॉर की तरह इस्तेमाल कर रही हैं ताकि देश को समय से पहले मध्यावधि चुनाव में ढकेला जा सके? इसमें क्या सफल हो रहे हैं? जी, वो राजनीतिक दल जिन्होंने दशकों तक सत्ता हासिल की है, सत्ता में बने रहे, उन्हें सब दाव पेच आते हैं। अभी इन जेनजी को दाव पेच नहीं आते। कौन से मुद्दों से खेला जा सकता है, कौन से मुद्दे प्रभावित करने वाले होते हैं, और कौन से देश से कहां से बयान ऐसा है जिससे उससे माहौल बनाया जा सकता है, ये सब उनको आता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिन उम्मीदों के साथ नेपाल के युवाओं ने उनको चुना, मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो आंदोलन, जैसे हम लोग मीडिया के लोग बहुत अच्छा सच्चा तो कर सकते हैं, सत्ता थोड़ी चला सकते हैं, सत्ता में बैठा दिखता है तो उसको एग्जीक्यूट तो नहीं करा सकते हैं। तो ऐसे ही जो आंदोलन करने वाले लोग होते हैं, जो मांग करने वाले लोग होते हैं, वो ठीक है, आसान होता है, सब चीजें बहुत अच्छी से हो जाए, लेकिन यथास्थिति उनको धरातल पर उतारना बहुत बड़ी मुश्किल होती है। कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ खर्च करना है, कहाँ कमी है, कहाँ से कर्ज लेंगे, कैसे सिस्टम में उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये सब बातों की समस्याएं बहुत आती हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो पुराने राजनीतिक दल जो नेपाल में है और जो अभी माहौल है, और ये माहौल है कि जो युवा है वो बिल्कुल निश्चित तौर से नाराज है। जिन अपेक्षा के साथ उन्होंने चुना था, उन अपेक्षाओं पर सरकार नई खरी नहीं उतरी है। मध्यावधि चुनाव की आहट दिख रही है या नहीं सुनील कौशिक जी? नहीं, चुनाव अभी तो छोटे छोटे, अभी बहुत बड़ा आंदोलन थोड़े हुआ है, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि यदि इसको बड़ी संख्या में तब्दील हुआ तो निश्चित तौर से मध्यावधि चुनाव शुक्ला जी होंगे। तो इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि इसे किसी भी विदेशी महाशक्ति की साजिश कहना नेपाल के युवाओं की वास्तविक आर्थिक लाचारी और बेरोजगारी के दर्द को खारिज करने जैसा है। यह पूरी तरह से नेपाल का आंतरिक प्रशासनिक और राजनीतिक संकट है, जिसे बालेंद्र शाह सरकार को बातचीत और मानवीय दृष्टिकोण से ही सुलझाना होगा। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को मालूम है कि रोजगार और मानवीय पुनर्वास पर ध्यान नहीं दिया गया तो जिस जेनजी ने उन्हें अर्श पर बैठाया था वही उन्हें फर्श पर लाने में जरा भी देर नहीं करेगा। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमें भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।